हाय स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। 4 टाइप के हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस चैप्टर में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है सॉल्युबिलिटी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो था इस चैप्टर का सबसे बड़ा पार्ट था, और क्वेश्चन सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ही पूछे जाते हैं। सॉल्युबिलिटी तो इसके अंदर एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के बेस पर दिया गया है। उसमें एक लॉ है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कई बार पूछा जाता है, तो चलिए हम समझते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है और हेनरी का लॉ क्या है। बुक्स में आप देखोगे तो हेनरीज का जो लॉ दिया है वो पहले दिया है, मैंने उसको बाद में पढ़ाया। क्यों पढ़ाया अभी आपको समझ में आएगा कि हेनरी का लॉ मैं लास्ट में क्यों पढ़ा रहा हूं। एक और टर्म इस चैप्टर में बच गया है, वेन हाफ फैक्टर, जिसकी हम इसके बाद बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट? हमको पता है कि सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कितने चीजों से बना है? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो हम जब सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो जो बनता है उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट के अंदर ऐड हो सकता है, इसकी भी तो लिमिट होगी। जैसा कि आप अगर ड्यू बनाना चाहते हो, सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अगर आप शरबत बनाना चाहते हो, ड्यू मतलब होता है शरबत, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी चीनी उसके अंदर ऐड कर सकते हो, एक लिमिट होगी ना। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ चीनी ऐड करोगे तो वह डिसॉल्व नहीं होगा, वैसे क्या वैसा पड़ा रहेगा। यानी वाटर, जो भी अमाउंट आप अपने वाटर लिया है उसकी कुछ कैपेसिटी होगी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर गिवन टेंपरेचर पर। तो गिवन टेंपरेचर पर कितना मैक्सिमम, मैक्स से मैक्स कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, उसी टर्म को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब एक टर्म आया, मैंने कहा गिवन टेंपरेचर। ये टेंपरेचर से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि टेंपरेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वही इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं, पहले 1 लीटर अगर वाटर था, ये 1 लीटर मैंने इसके अंदर वाटर लिया, इस 1 लीटर वाटर के अंदर 200 ग्राम सॉल्यूट यानी चीनी डिसॉल्व होता था। टेंपरेचर इंक्रीज करने पर ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है यह कम और ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है। 300 ग्राम भी हो सकता है, 180 ग्राम भी हो सकता है, यानी टेंपरेचर अफेक्ट करता है। अभी हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि टेंपरेचर सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। इसीलिए मैंने कहा गिवन टेंपरेचर पर कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है, उसी टर्म को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। और जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन का नाम होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग ही होता है इसके, अगर आपने लास्ट ईयर ली चैटलियर्स का प्रिंसिपल पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो वहां इक्विलिब्रिया का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन मैं यहां पर इक्विलिब्रिया के कॉन्सेप्ट से बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे इसको कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, उससे थोड़ा भी ज्यादा अगर मैं सॉल्यूट डालता हूं तो डिसॉल्व नहीं होगा, अनडिसॉल्व पड़ा रह जाएगा। तो उसी सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया, अभी कैपेसिटी है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की उसके अंदर कैपेसिटी है, तो उस सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? हमने पहले ही पढ़ा, सॉल्वेंट की कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। अगर जितनी कैपेसिटी है उससे एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैं ऐड करता हूं तो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो हमने एक्सेस अमाउंट ऐड किया है, किसका? सॉल्यूट का। जैसे इसमें 200 ग्राम डिसॉल्व हो सकता था, हमने 300 ग्राम ऐड कर दिया, 300 ग्राम ऐड किया, तो 100 ग्राम हमने एक्सेस अमाउंट ऐड किया, वह अनडिसॉल्व रह जाएगा। तो स्टूडेंट सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है वह अनडिसॉल्व पड़ा रहता है।
आगे इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट होता है, फिर से हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी मैंने कहा सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है गिवन टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकते हैं, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया है, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर उससे कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है तो उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और मैक्सिमम अमाउंट, उससे ज्यादा अमाउंट हमने डिसॉल्व किया है तो उसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं कितने फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को चेंज करते हैं, सॉल्युबिलिटी को अल्टर करते हैं। ऐसे टर्म्स को हम देख लेते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, तो चलिए इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। दूसरा हम ले लेते हैं टेम्परेचर, और तीसरा हम ले लेते हैं प्रेशर। ये 3 फैक्टर हैं जो कभी भी सॉल्युबिलिटी को चेंज करते हैं, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट डालते हैं। स्टूडेंट, हमने बेसिकली सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बेसिस पर 9 टाइप का सॉल्यूशन पढ़ा है। 9 टाइप कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट हमने पढ़ा था गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। ये टाइप के हमने सॉल्यूशन पढ़ा है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, हमने एग्जांपल भी देखा था फर्स्ट लेक्चर में। तो ये जो है ये हमारा सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, यानी यहां दोनों सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सॉलिड थे। यहां पर जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, सॉल्वेंट हमारा गैस है स्टूडेंट। तो सॉल्युबिलिटी हर जगह अप्लाई हो रहा है, ये 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहां पर जो हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, बेसिकली 2 टाइप की हमारे बुक में बात की गई है। सॉल्युबिलिटी व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, और दूसरा है व्हेन गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, यानी सॉलिड इंटू लिक्विड की बात करना है और गैस इंटू लिक्विड की बात करना है। ये 2 टर्म्स पर सॉल्युबिलिटी की हमें बात करनी है। ये हमारे सिलेबस में यही 2 दिए हुए हैं। नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो नेचर 2 टाइप का होता है स्टूडेंट, पोलार और नॉन पोलार। सॉल्वेंट और सॉल्यूट यह 2 टाइप के हो सकते हैं, पोलार और नॉन पोलार। जैसे मैं बात करूं H2O की, तो H2O एक पोलार सॉल्वेंट है। कैसे? HOH, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यह एक पोलार सॉल्वेंट है। और इस पोलार सॉल्वेंट में अगर मैं कोई पोलार सॉल्यूट डिसॉल्व करता हूं, पोलार सॉल्वेंट में क्या डिसॉल्व कर रहा हूं? पोलार सॉल्यूट। सपोज दैट आप HCl डिसॉल्व करते हो, HCl, H डेल्टा पॉजिटिव, Cl डेल्टा नेगेटिव, यह पोलार सॉल्यूट है, इसके अंदर डिसॉल्व करते हो तो दोनों लाइक है। लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलार पोलार को इजीली डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलार को इजीली डिसॉल्व करेगा। यानी सॉल्युबिलिटी जो होगी, लाइक को जब लाइक में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं नॉन पोलार की बात करूं तो कोई नॉन पोलार सॉल्वेंट जैसे बेंजीन C6H6 एक सॉल्वेंट है, इसका नाम बेंजीन है, यह एक नॉन पोलार सॉल्वेंट है। अगर इसके अंदर हमने नॉन पोलार सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं उल्टा डिसॉल्व करता हूं, पोलार सॉल्वेंट में नॉन पोलार सॉल्यूट को डिसॉल्व करता हूं, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि केमिस्ट्री में रूल क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक्स का स्टूडेंट। पोलार को क्यों डिसॉल्व करता है? आपने पढ़ा होगा, पोलार और पोलार के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं।
नॉन पोलर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे लंदन फोर्सेस कहते हैं। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट बीच में आते हैं। चलिए हम टेम्परेचर की बात करते हैं स्टूडेंट। होप ये फर्स्ट वाला टर्म आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबिलिटी को सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर कैसे अल्टर करता है। टेम्परेचर, रिएक्शन दो टाइप के होते हैं या प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है इंडोथर्मिक। ये दो प्रोसेसेस हैं, एक्सो और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हमको पता है ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व हो, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हीट बाहर निकलती है, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसको स्टार्ट होने के लिए हीट की जरूरत होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं इंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक कोई प्रोसेस है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पहले से उसके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट है, वो हीट को तो लूज कर रहा है, फिर भी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है स्टूडेंट तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वही इंक्रीज होती है। होप टेम्परेचर को लेकर जो मैंने बातें कही थी, जैसे आप चीनी को पानी में घोलते हो, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वहां पर जो सॉल्युबिलिटी है वो इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है स्टूडेंट। तो कुछ जगहों पर लिखा रहता है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोसेसेस दो टाइप के हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। मैं इतना डिटेल क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि नीट और जेईई में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने क्रिएट किए जाते हैं। तो मैं कह दूं कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। नो स्टूडेंट, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है यार, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है। तो इस वर्ड को याद रखना कि हर जगह टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होती है। चलिए आप थर्ड फैक्टर की बात कर रहे हैं। अब ये तीन फैक्टर हमेशा, मैंने कहा 9 टाइप के सॉल्यूशन है, 9 के 9 टाइप सॉल्यूशंस में आपको ये तीनों फैक्टर हमेशा देखने हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर। तो प्रेशर की अगर हम बात करें, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड की, ऐसे जगहों पर बात करें अगर गैस इन्वॉल्व ना हो, तो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं यह ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, इनके मॉलिक्यूल के बीच में गैप बहुत लीस्ट होता है, आपको यह बात पता है, तो ऑलरेडी कंप्रेस होते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज कर दो इनके ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सॉल्युबिलिटी बहुत माइन्यूट चेंज होगी क्योंकि यह ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के कंडीशन में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाती है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे इंक्रीज होती है इसी को एक्सप्लेन किया है हेनरी ने। तो स्टूडेंट आपके बुक में जो सॉल्युबिलिटी की बात की गई है वो दो टाइप से की गई है, सॉलिड इन लिक्विड की बात की गई है और गैस इन लिक्विड की बात की गई है। तो होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप चाहे सॉलिड इन लिक्विड पर अप्लाई करो या सॉलिड इन गैस पर अप्लाई करो, सेम ही आपको समझो, मैंने बताया आपको ऐसे ही करना है आपको। अब हम बात करते हैं हेनरी लॉ की। हेनरी का लॉ गैस इन लिक्विड के ऊपर अप्लाई होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ की। हेनरी ने किसकी बात किया था? व्हेन अ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। गैस किस में डिसॉल्व हुई स्टूडेंट? लिक्विड में। तो यहां पर जो सॉल्युबिलिटी होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्युबिलिटी को 3 फैक्टर के साथ रिलेट किया था। क्या क्या था? नेचर, टेम्परेचर और प्रेशर। तो जो गैस डिसॉल्व होगा लिक्विड में तो हेनरी कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पार्शियल प्रेशर के। किसने कहा? हेनरी ने। इसका मतलब स्टूडेंट अगर ये कोई लिक्विड है, इसके अंदर हम गैस डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लो ये H2 है, यह O2 है और ये N2 है, ये 3 गैसेस हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हेनरी कहते हैं जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वह ज्यादा डिसॉल्व होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी।
एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, पी के। लेकिन एक बात और स्टूडेंट, इसके पहले हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, राउल्स ने कहा था जो पार्शियल प्रेशर, दरअसल वो स्टेटमेंट डाल्टन्स का है, राउल्स का नहीं है, लेकिन राउल्स लॉ में हमने यूज किया था इसलिए हम कह रहे हैं। तो राउल्स लॉ में हमने पढ़ा था स्टूडेंट, जो पार्शियल प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये हम सेकेंड पॉइंट मान लेते हैं। किसने, हमने राउल्स लॉ में पढ़ा है, ये राउल्स। अब बताओ, सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहां पर इन दोनों को मिला के कंक्लूजन मिलता है कि सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के। ये थर्ड स्टेटमेंट हमें मिला या नहीं मिला स्टूडेंट, थर्ड स्टेटमेंट मिल गया। तो S इज इक्वल टू K इंटू एक्स। ये K क्या है, ये जो K है इसे हम कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। अभी हम इस हेनरीज के कांस्टेंट की यूनिट की बात करेंगे, लेकिन K जो है हेनरीज कांस्टेंट है। यानी इस, अगर गैस की बात करें तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, क्या ज्यादा है स्टूडेंट, मोल फ्रैक्शन। होप आपको मोल फ्रैक्शन पता होगा, मैंने पढ़ाया था, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर H2 का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, N2 का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यह दोनों स्टेटमेंट को आप कंबाइन करोगे तो ही आपको सोल्युबिलिटी समझ में आएगी। तो स्टूडेंट हम K के यानी हेनरीज के कांस्टेंट की यूनिट ढूंढने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू P। What is S? S solubility। और solubility का मतलब क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute dissolve in given amount of solvent, यानी solute dissolve in solvent। तो इसका यूनिट क्या हो गया स्टूडेंट, मोल पर लीटर या डीएम क्यूब। आप डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं K। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार, एटीएम, जो भी लिख सकते हो। तो यहां मैंने एटीएम लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स एटीएम इनवर्स इज इक्वल टू किसके आ गया, K के। कुछ इस तरह भी यूनिट दिया होता है। दूसरा यूनिट देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया रहता है, मोल। कुछ जगहों पर सोल्यूट को मोल में नाम मापकर, जैसे हम कहें सोल्युबिलिटी क्या है, सोल्युबिलिटी सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। तो कुछ जगहों पर इस सोल्यूट को हम ग्राम में मेजर करते हैं और कुछ जगहों पर हम किस में मेजर करते हैं, मोल पर। तो ये ग्राम और मोल दो तरह से हम मेजर कर सकते हैं और इसको हमें लीटर लिखना है। लीटर को मैंने आपको पढ़ाया था डीएम क्यूब में लिख सकते हो, एमएल को सीएम क्यूब में लिखा जाता है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, ग्राम में लिख सकते हो। दूसरा अगर मैं बनाऊं इसी को, जो बुक्स में दिया रहता है, मोल डीएम रेज टू -3 एटीएम रेज टू -1 इज इक्वल टू K। कुछ इस तरह भी यूनिट आपके बुक में दिया होता है जो कि हेनरी का यूनिट है। होप आपको हेनरी का यूनिट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हेनरी के लॉ के एप्लीकेशन की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। इनके लॉ का एप्लीकेशन ही सबसे अच्छा माना जाता है। तो स्टूडेंट कुछ ये हेनरी के लॉ के एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम रोज देखते हैं, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर कार्बन डिसॉल्व होता है। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है सब कार्बोनेटेड वाटर से बने होते हैं। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो भी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वह सॉफ्ट ड्रिंक के साथ डिसॉल्व नहीं होता है। तो जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से वह CO2 किसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसका ऊपर का ढक्कन खोलते हो तो क्या देखते हो कि अचानक एक गैस निकलती है और कुछ एफर्वेशंस आते हैं, कुछ टूटने जैसी आवाज आती है, उसे एफर्वेशंस कहते हैं, जो प्रेजेंस बताता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपको पता है हेनरीज का लॉ, हेनरी का लॉ क्या कहता है, सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। यानी पार्शियल प्रेशर बढ़ा दिया आपने, सोल्युबिलिटी बढ़ गई। यानी जैसे ही पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हुआ तो सोल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये जो दोनों एग्जांपल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। ये तो आपने नॉर्मल लाइफ में देखा है, ये थोड़ा देखो।
स्कूबा डाइवर्स जो पानी के अंदर जाते हैं, हिंदी में इन्हें गोताखोर कहते हैं। तो जब जाते हो पानी के अंदर तो कुछ लोग नॉर्मली तैरने के लिए जाते हैं, कुछ और पर्पस के लिए जाते हैं। तो अलग अलग डेप्थ के अंदर लोग जाते हैं स्टूडेंट। तो अलग अलग डेप्थ में जब जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का सिलेंडर लेके जाना होता है। यह 3 टाइप के सिलेंडर ले जाते हैं। अगर नॉर्मल डेप्थ में जाना है, नॉर्मली जाना है आपको, तो कंप्रेस एयर सिलेंडर। कंप्रेस एयर सिलेंडर नॉर्मल एयर होता है जिसके अंदर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अदर गैसेस होती हैं, आपको पता है। ये वाला ले जाता है। थोड़ा डेप्थ में जाना होता है तो नाइट्रॉक्स सिलेंडर ले जाते हैं। आपको जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम होता है। और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो ट्राइमॉक्स सिलेंडर ले जाते हैं। ये सिलेंडर में अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर ये जो नाइट्रॉक्स सिलेंडर है, मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन किया है कि नाइट्रॉक्स सिलेंडर या ट्राइमॉक्स सिलेंडर, इसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा होता है, इसके अंदर अदर गैसेस नाइट्रोजन। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं स्टूडेंट तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम कर दी जाती है सिलेंडर के अंदर। इसमें 78% है, इसमें थोड़ा और कम, और यहां जाएंगे तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी कम कर दी जाती है, अदर गैसेस की क्वांटिटी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी जाती है। यानी यहां समझ लो कि 78 से कम ही है, इसके अंदर और कम है। तो लोग कहते हैं कि सर ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों नहीं लेके जाते हैं। तो चलिए इसका भी मैं आंसर यहीं पर कर दूंगा, लेकिन पहले इसकी प्रॉब्लम समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। हमारे बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, नॉर्मल प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत सारी गैसेस हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है। लेकिन जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है तो गैसेस हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व होना चालू कर देती है। जैसा कि नाइट्रोजन डिसॉल्व होना चालू हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, डिसॉल्व हो गया। हेनरी के लॉ में हमने पढ़ा प्रेशर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, तो अदर गैसेस हमारे बॉडी में डिसॉल्व हो गई, लाइक नाइट्रोजन। तो जैसे जैसे हम फिर ऊपर आते हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता है। जब हम ऊपर आए तो प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उस गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, वो फिर से हमारे ब्लड से कहां निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। तो जब वो ब्लड से बाहर निकलना चाहते हैं तो कहीं से भी कैपिलरीज से निकलना चालू कर देते हैं, कहीं हमारे जॉइंट से निकलना चालू कर देते हैं। ऐसे कंडीशन को बेंड्स कहा जाता है स्टूडेंट। और यह एक मेडिकल सीरियस कंडीशन है, इसमें जान जाने का भी डर रहता है क्योंकि कैपिलरीज ब्लॉक हो जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, कम हुई, तो ये बेंड की कंडीशन आ गई। ऐसे जब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो नाइट्रोजन की कम वाली क्वांटिटी वाली नाइट्रोजन ले जाते हैं, और ज्यादा डेप्थ में जाते हैं स्टूडेंट तो सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की और इंक्रीज हो जाती है। इसलिए ऐसा सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें अदर गैसेस होते हैं, अदर गैस। होप समझ में आ गया होगा, उसके अंदर हीलियम्स भरे होते हैं। अब क्वेश्चन ये था, कई लोग कहते हैं कि सर ऑक्सीजन क्यों नहीं ले जाते, हम तो सिर्फ जब सांस लेते हैं अंदर तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो खाली ऑक्सीजन क्यों नहीं ले जाते हैं। स्टूडेंट जब प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन एक टॉक्सिक गैस बन जाता है जिसकी वजह से पानी के अंदर ही इंसान की जान चली जाती है। तो इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं ले जाया जाता है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी स्कूबा डाइविंग करते हैं तो हेनरी के लॉ का एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, अदरवाइज सॉल्युबिलिटी बढ़ने की वजह से सीरियस कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। हाई एल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं अल्टीट्यूड कहा जाता है उसको। जैसे मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाऊं तो वहां सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है, सिलेंडर यूज करना चालू कर देते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे चढ़ते रहते हैं तो बिना सिलेंडर के अगर चढ़ रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होता है, और प्रेशर डिक्रीज हुआ तो आपको पता चल गया सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ब्लड के अंदर उतना ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो वो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से एक हमें सिम्टम्स दिखाई देता है, उस सिम्टम्स को कहते हैं एनोजिया। एनोजिया में क्या होता है स्टूडेंट, वीकनेस आ जाती है और हम क्लियरली सोच नहीं सकते हैं, अनएबल टू थिंक क्लियरली। ये सब
जो भी यही 3 एप्लीकेशन आपके बुक में हेनरी के दिए थे, मैंने आपको 3 एप्लीकेशन हेनरी के बता दिया। सिंपल लैंग्वेज में है, सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर की। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेन टॉप फैक्टर की, जो कि इस चैप्टर का मदर एंड फादर है।